Hello, everyone. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. I think it's visibly evident to all of you that I'm taking my class from somewhere else. तो आज मैं अपने ऑफिस आया हुआ था और ऑफिस के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ आपके लिए. गुड इवनिंग एवरीवन. शिवम, सुमित, रवि, मोहित, रघुवीर, अमरीश का भी मैसेज मुझे मिला है, अंजलि का मैसेज मिला है. If interviewer asks me about failure, achievements, I did migration last year, I have nothing. Shivam, I'll discuss all these questions in a detailed manner. So कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था और मुझे मैसेज जिन लोगों ने भेजा है वो अंजलि हैं, राइट. उन्होंने अपनी प्रॉब्लम भेजी है. गणेश ने भेजा है, महाराष्ट्र से हैं, वो एक कंपनी में एम्प्लॉई हैं. और अमरीश ने भेजा है, दिनेश ने भेजा है. दिनेश जी आई थिंक दिनेश जी ऑलरेडी एयरफोर्स में हैं और 8 टाइम्स AFSB के लिए को इन्होंने फेस किया बट रेकमेंड नहीं हुए. और आशुतोष ने बिहार से मैसेज किया था अपनी प्रॉब्लम्स को लिख करके यहाँ पे. सो अच्छी बात है. आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने इतना लंबा लिखने की कोशिश की और अच्छे तरीके से लिखा, जिन लोगों के भी नाम मैंने लिए हैं. एंड आई हैव गॉन थ्रू योर प्रॉब्लम्स. चलो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. जैसे मैंने कहा था शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से. सो बात शुरू होगी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से. जनरल आइडिया आपने सब ले लिया था. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कैसे करें ये? देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन और डिसेप्टिव क्वेश्चन. ये सवाल जो है ये कई तरीकों से पूछा जा सकता है और कई तरीकों से आंसर किया जा सकता है. एंड यू कांट से दैट दिस आंसर इज करेक्ट और दैट आंसर इज इनकरेक्ट. नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जब मैं कह रहा हूं डिसेप्टिव है तो क्यों है? अब देखो, पहले तो इसको कैसे भी पूछा जा सकता है. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ. अब जैसे मान लो पैनल है, उन्होंने क्या कह दिया कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ. ऐसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, राइट. ऐसे भी पूछ सकते हैं टेक अस थ्रू योर लाइफ. मतलब ये ऐसा तीर है जिसको मतलब कैसे भी वो छोड़ सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज, राइट. या जैसे मैंने कहा था कि यू हैव 90 सेकेंड्स, डिस्क्राइब योर सेल्फ. तो पूरी तरीके से आपके पाले में गेंद चली गई. सबसे पहली बात, पर्पज समझते हैं इस क्वेश्चन का. एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि दैट इफ यू आर फेसिंग एनी इंटरव्यू, दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद द इंटरव्यूअर और द पैनल. यस और नो? तो आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब उनके पास ऑलरेडी है कि आपका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हो, आपने पढ़ाई लिखाई क्या की है. ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विद देम. देन व्हाई डू दे आस्क दिस क्वेश्चन? ये सबसे पहला सवाल. बिकॉज वी नीड टू पुट आवर सेल्व्स इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर. If we understand the psyche of the interviewer, that if interviewer is asking certain question, what's the reason behind that? तो शायद जब आप उसके दिमाग में घुस पाते हो वो क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सही तरीके से आंसर कर पाते हैं. तो इस क्यों का जवाब समझते हैं, ये सवाल क्यों ही पूछा जाता है. सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो आप जब अपनी प्रोफाइल लेके जाते हो पैनल के सामने, या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कई बार उनको थोड़ा सा देखने के लिए टाइम चाहिए होता है. They need, some 30-40 seconds to go through with all your documents, and for that they need some time. So ये सवाल आपके ऊपर फेंक देते हैं कि भाई अपने बारे में बात करो. तो आप जब अपने बारे में बात कर रहे होते हो, वो कई बार पेपर पलट रहे होते हैं, आपकी चीजों को पढ़ रहे होते हैं कि अगला सवाल क्या हो सकता है. मुकेश कह रहे मैं रट गया हूं अपना इंट्रो. कोई बात नहीं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए. जहां मैं आपको पूछूंगा कुछ कहने के लिए, उस समय आप जवाब दीजिएगा. तो देखो, ये एक कारण हो सकता है. दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है, सो द अदर पार्टी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट यू वैल्यू विद इन योर सेल्फ. गेंद आपके पाले में है. उसने कहा आपको कि टेक अस थ्रू योर लाइफ, लेट्स स्टार्ट चैटिंग विद योर सेल्फ. तो अब आप अपनी जिंदगी के साथ हमें लेके चलिए. तो कई बार ये आपको कंफर्टेबल करने के लिए भी पूछा जाता है.
ये कंफर्टेबल करने के लिए। तो जैसे मैंने दो बात, ये पहली बात क्या कही कि दे नीड सम टाइम टू गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड दे कैन फ्रेम कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। समटाइम्स दे नीड टाइम, समटाइम्स दे वांट टू मेक यू कंफर्टेबल कि भाई जब ये बंदा अपने बारे में बात करेगा, जो कैंडिडेट है, जब हम उसको अपने बारे में बात करने के लिए कहेंगे तो डेफिनेटली वो कंफर्टेबल होगा, क्योंकि अपने बारे में तो जानता ही है। दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज ऑन एनी सब्जेक्ट, या वो आपके एकेडमिक्स से सवाल नहीं पूछ रहे। जनरली इंटरव्यू की शुरुआत यहां से हो जाती है। तो ये आपको कंफर्टेबल करने के लिए भी, कि आप उस नए सेटअप में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है। इंटरव्यू इज व्हाट, इंटरव्यू या जीडी दोनों में आप कंफर्ट जोन से बाहर है, नए चेहरे हैं आपके सामने, आपकी कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई, सो दे वांट टू मेक यू कंफर्टेबल। तीसरा कारण क्या हो सकता है, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हाउ यू सी योरसेल्फ, आपको अपने देखने का क्या नजरिया है। अगर कोई मुझसे 10 साल पहले पूछता था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मैं वहां पे यही बोल रहा था कि माय नेम इज प्रेम एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस, I did my graduation from this college, this was the percentage in my graduation, आप यही बात 10 साल पहले भी कर रहे थे और आज भी यही बात कर रहे हो। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि कुछ नया वैल्यू एडिशन आपको अपने अंदर देखने को नहीं मिला, या क्या यही बोरिंग इंफॉर्मेशन वहां पे रेलेवेंट है। तो आप अपने बारे में क्या वैल्यू करते हैं। जब आपको सामने वाले ने खुला मौका दे दिया कि भाई जो चाहो अपने बारे में बताओ, तो आप कुछ ऐसा बताओ जिससे सामने वाले के मन में आपको सुनने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द बॉटम लाइन, व्हेन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द अदर पार्टी दैट टॉक अबाउट योरसेल्फ, डू टॉक अबाउट समथिंग जहां पे आपके लिए वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकें थोड़ा सा, राइट, कि हाँ यार इससे बात करें। उनकी गर्दन ऊपर उठनी चाहिए जब वो, जैसे वो आपका डॉक्यूमेंट देख रहे हैं और सपोज 20 सेकंड 25 सेकंड देखा उन्होंने, लेकिन उनकी आंख एक बार तुम्हारे ऊपर उठनी चाहिए पहले 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। बट इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर बोरिंग इंफॉर्मेशन, what is already present in that piece of paper, nobody would be interested in listening to you. तो अभी तक जो हमने बात की कि भाई इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा सकता है और कई तरीके से इसका जवाब भी दिया जा सकता है। किसी जवाब को आप गलत या सही नहीं कह सकते। अगर कोई ये कह रहा है कि माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस वाज माय मेजर, आई गॉट दिस परसेंटेज, इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा वो। लेकिन क्या इससे बेहतर वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या, ये एक अलग बात है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें कुछ गलत सही नहीं है। गलत तब हो जाएगा जब आप जो ग्रामेटिकल गलतियां कर देते हैं लोग, वो करने लग जाएं। एंड जो दूसरी बात जो मैंने आपको बोली है इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप किसी भी सवाल का जवाब एक बार दें तो इस बात को जरूर समझें कि भाई उनका कुछ इंटरेस्ट हो, उससे कुछ बेहतर फॉलोअप क्वेश्चन निकले जो आपके बारे में और कुछ बेहतर बातें बता सके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, ये इस वाले क्वेश्चन का क्या पर्पस हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या थोड़ा थोड़ा नोट कर लेते हैं। व्हाट्स द पर्पस, ये व्हाई क्यों पूछा जाता है। पहली बात क्या बताई मैंने, टू कंफर्ट योरसेल्फ, टू मेक यू कंफर्टेबल, इसके लिए भी पूछ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले लेना कि पहले से ही तुम एकदम टेंस्ड हो। दूसरा क्या है, क्या बोला था मैंने, they need some time to assess your profile, उसके लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज वाले में बाकी बातें भी करेंगे हम, एंट्री से ऑल, वो पूरा एक स्लाइड मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। और तीसरी चीज क्या है, व्हाट इज द थर्ड थिंग, they need some time to assess your profile, what is the third thing, what you value within yourself। क्या आपको अपना डेमोग्राफिक डेटा ही अपने बारे में आपकी पहचान है या कुछ और भी है। जो डेमोग्राफिक्स आप बता रहे हैं, अपनी डिटेल्स बता रहे हैं, वही आपकी पहचान है। जब सामने वाले ने एक तरीके से आपको पूरा खुला मैदान दे दिया कि बेटा 90 सेकंड से अपने बारे में बात करो, तो क्या मेरे पास मेरे बारे में बात करने के लिए सिर्फ मेरा नाम, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पैदाइश यही है और कुछ मेरे बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज ये सारी चीजें तो बाहर से ही आती हैं। मेरा नाम किसी और ने रखा, जहां पैदा हुआ, जहां जो आपकी बाकी सारी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, दे कम फ्रॉम आउटसाइड।
you should take this opportunity to talk about yourself, what you did in your life. जब कोई कह रहा है अपने बारे में कुछ बताओ, तो मेरा नाम ये है और उसके बाद कुछ ऐसी बातें बताएं जो जिस भी इंटरव्यू में हैं आप उनके हिसाब से रेलेवेंट है, उनके हिसाब से रेलेवेंट है. मैंने इंटरव्यू के शुरुआती सेशन में ये बात कही थी आपको कि हो सकता है आपके अंदर 10 बहुत अच्छी क्वालिटीज हो, लेकिन उस इंटरव्यू में उन 10 में से 4 की जरूरत है. So when you start talking about yourself, your focus should be on those 4 points जिनकी रिक्वायरमेंट सामने वाले को है. तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसमें क्या बात करें. जैसे मैंने कहा कि आप अपने नाम से शुरुआत करके आप अपना इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स बता सकते हैं. अब सपोज मान लो आप एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप आईटी फील्ड में इंजीनियर हैं, तो आप किस में इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. यू हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, एंड दैट कंपनी वर्क्स in that particular area. So you can talk about your journey as well. Sir, my name is this, and in the course of last 3-4 years, I developed interest for AI and machine learning, and I did these kinds of courses from these forums, right? और मैं और explore करने के लिए आपके सामने हूँ. तो यहां से ही बात शुरू हो सकती. कहने का मतलब कि आपने जो बातें कही वो उनके अकॉर्डिंग रेलेवेंट हैं, वो उनके अकॉर्डिंग रेलेवेंट हैं. अब आप जैसे मान लो आप बैंकिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, बैंक पीओ बनना है आपको, और आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, देन हाउ वुड यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम. वो ये पूछ सकते हैं ना कि यू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड और मैकेनिकल बैकग्राउंड, एंड नाउ व्हाई बैंकिंग. सो यू हैव टू ब्रिज अप दैट गैप, राइट? कब आपको रियलाइज हुआ, क्यों इस सेक्टर में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. और आप सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि आई हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. इफ यू हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट, you have to substantiate that interest as well. They will ask questions. And I think आपको याद होगा वो कुमकुम भाग्य वाली केस स्टडी, जब ये सवाल था where do you see yourself 5 years down the line, and madam had written in answer, I am seeing myself at top management level in a top MNC. ये सबसे बड़ा ब्लंडर है. ऐसे जवाब से साफ पता लगता है कि ये दिमाग अभी बहुत बचकाना दिमाग है कि टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप एमएनसी. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई आस्क्ड हर कैन यू गिव मी द टॉप नेम ऑफ टॉप 10 MNCs, she was not able to answer, and she was an IT engineering graduate, she was in the final years, and when I asked that can you give me the name of 5 IT companies in terms of market capitalization, again she was not able to give that answer correctly. When I asked about the management hierarchy, who is on the upper rung, who is on the lower rung, she was not aware about these things. तो ये वो छोटे बच्चे वाला इंटरव्यू नहीं, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, ऐसे इंटरव्यू नहीं देना है. आप अपने आप को 5 साल में कहां देखते हैं? मैं अपने आप को टॉप मैनेजमेंट और टॉप एमएनसी में देखता हूं. यार, व्हाट इज द पाथवे, हाउ विल यू अराइव टू दैट लेवल? यू हैव टू एक्सप्लेन दैट जर्नी. वन लाइनर में यस और नो में जवाब नहीं दिया जाता, राइट? जहां जरूरत नहीं है, मतलब अगर पूछा ही जा रहा है यस और नो में, सो डेफिनेटली विल आंसर इन यस और नो. बट अदरवाइज हमने बात की थी ना कल वाले स्लाइड में भी, यहां पे प्रेजेंट नहीं है स्लाइड, वो मेरे सिस्टम में है, वहां पे स्टोरी टेलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. स्टोरी टेलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. लाइक व्हेन डिड यू डेवलप द इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हेन डिड यू रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये समझ आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं? सर प्लीज ऑल्सो डिस्कस द आंसर विद रिस्पेक्ट टू एसएसबी इंटरव्यू. बात करेंगे अभी, क्योंकि मैं जेनेरिक बात कर रहा हूं प्रेम. एसएसबी का थोड़ा सा साइकी अलग होता है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे उससे जुड़े हुए हैं, बट मैं आऊंगा स्पेसिफिक उनके ऊपर भी. तो पहले तो मैं इस सवाल के बारे में, अब देखो जब आप एसएसबी की बात कर रहे हो, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए जाहिर तौर पर एक तरह की मेंटल साइकी चाहिए. और आई थिंक आप में से जिन्होंने मैसेज भेजा है, मैं आई थिंक पढ़ पाऊंगा, जो हमारे एक सज्जन जो हैं वो एयरफोर्स में ऑलरेडी हैं, दिनेश ने ये मैसेज भेजा है कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज व्हाई वर यू नॉट रिकमेंडेड इन योर पास्ट एसएसबीज. ये पूछा जाता है. व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन एयरफोर्स और आर्मी नेवी, जो भी ये पूछा जा सकता है. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा, कनेक्शन क्या है स्ट्रेंथ वीकनेस और अचीवमेंट और फेलियर में.
इन वैट जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, हैव टू राइट सेंटेंसेस ऑन 60 गिवन वर्ड्स. So they just want to see your creativity. There is a TAT, thematic apprehension test, where they show you a picture and then you are supposed to write a story in the next 5 minutes. And again, they don't give you 5 minutes for that. जो फेस करते बताते हैं सर 3-3.5 मिनट में वो शीट लेने लग जाते हैं स्टोरी लिखने वाले. तो एक्चुअली वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे होते हैं कि भाई आप क्या क्या सोच सकते हो. बिकॉज एक चीज को देखने के बहुत सारे जो हैं वो पर्सपेक्टिव है, राइट. फिर उन्होंने पूछा है कि राइट अबाउट दीज थिंग्स इन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ये हमारे बैच के ही दिनेश है, उन्हीं का मैसेज है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. मैंने यहां लिखा है कि नहीं लिखा है कि भाई व्हाट यू वैल्यू विद इन योर सेल्फ, वही बात मैंने लिखी है. ये पूछा जाएगा और आपका हर एक जवाब ये बताता है कि आप अपने अंदर क्या वैल्यू करते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अचीवमेंट है, फेलियर है, या आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं. मैं अपने आप को सिर्फ एक नाम देखता हूं, मैं अपने आप को सिर्फ एक डिग्री देखता हूं, मैं अपने आप को सिर्फ कुछ एक पेरेंट्स के बच्चे के तौर पे देखता हूं. क्या यही मेरी आइडेंटिटी है, या डू आई सी माई सेल्फ इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर. तो इस आइडेंटिटी का कुछ खास लेना देना है नहीं, जो हमें बाहर से मिल ही गई. आपने जो कुछ किया है पिछले सालों में, आप फ्रेशर हैं, आपने स्कूल में जो किया, कॉलेज में जो किया, आपकी फैमिलियर लाइफ में, पारिवारिक जीवन में कुछ हो सकता है आपने किया हो और जो बहुत काम का हो, बहुत वैल्यूएबल हो. जैसे आप देखते हो हर साल बहादुरी के लिए बच्चों को पुरस्कार मिलता है, वो बच्चे ही तो है, बट उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है. आप भी शायद अपने आप से जब मुलाकात करोगे, आपको जरूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपने किया है. तो what your parents think about yourself, ये भी सवाल. what your commanding officer think about yourself, ये भी सवाल. and what your colleagues think about yourself. so एक तो देखो कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, ये डिपेंड करता है कि वो हमें कितना जानता है या हमने उसको कितना जानना अपने बारे में अलाउ किया है. अब जैसे जब मैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए गाइड करता हूं सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स को, और एक नया बैच मैं लेके आने वाला हूं जिसमें लिमिटेड 100 सीट्स होंगी, सिर्फ 2 हफ्ते का वो बैच होगा. और जाहिर तौर पे क्यों होगा वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उन 100 से पर्सनली बात करूंगा. जैसे अभी आप में से आपकी संख्या हजारों में है, जो अगर मैं बोलता भी हूं कुछ लिखने के लिए बहुत सारे लोगों का आता है वहां पे, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. लेकिन वो लिमिटेड होगा, वो बूट कैंप टाइप का होगा, जहां पे आपके जितने भी सवाल होंगे हम पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे. जैसे मैंने आपको बहुत सारे अपने सक्सेस स्टोरीज बताई हैं बच्चों की, कि किस बैकग्राउंड से आए, कैसे आंसर दिया और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ. ये जर्नी बिना पर्सनल उसके नहीं हो सकती, राइट. तो उसकी भी मैं उसकी क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत है और बहुत सारी कॉल्स इस तरह की आ रही हैं, लेकिन वो लिमिटेड होगा. जाहिर तौर पर उस बैच की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी. तो देखो, व्हाट यू वैल्यू विद इन योर सेल्फ, दे नीड सम टाइम टू असेस योर प्रोफाइल और टू मेक यू कंफर्टेबल. इसके लिए सवाल पूछा जाता है. मैंने आपको बता दिया कि इसका जवाब आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स देने के बजाय आपके अंदर जो भी कुछ क्वालिटीज हैं, और उन क्वालिटीज का लेना देना उस इंटरव्यू के साथ है, वो जेनेरिक नहीं होना चाहिए. ये बात को समझिए. आप काम करने के बाद अगर मान लो किसी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एचआर की जॉब्स के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, बैंक में नौकरी के लिए, आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, भाई हर जगह रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स आर डिफरेंट. रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स आर डिफरेंट. और एक छोटी सी बात और यहां पे समझनी है, जब मैं स्किल्स की बात कर रहा हूं तो किसी भी इंटरव्यू के अंदर 2 तरह के स्किल्स हैं मोटे मोटे तौर पे. एक तो देखो हार्ड स्किल्स हैं आपकी. हार्ड स्किल्स का मतलब क्या, कि जो नॉलेज आपको चाहिए उस फील्ड के लिए, और दूसरी क्या है, सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स, ये दोनों सेट ऑफ स्किल्स वहां पे टेस्ट होती है. अब हार्ड स्किल्स का मतलब जो आपकी नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज, जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जो पढ़ाई करके आप गए हो, राइट, जो आपका एकेडमिक्स का बैकग्राउंड रहा है और उसका उस फील्ड से लेना देना भी है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि भाई जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी कितनी समझ है आपको. अब जैसे आप ये तो नहीं कह सकते ना, अब सपोज कि जैसे आप मान लो बहुत सारे इंजीनियर्स मैनेजमेंट में जाते हैं, बैंकिंग जॉब्स में जाते हैं, तो वहां पे जैसे मैंने पूछा मैडम क्योंकि वाई मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछे, या बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल पूछे, देन यू कांट मेक दिस स्टेटमेंट दैट आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीडीपी और जीएनपी और इकोनॉमी और फाइनेंस, इसके ऊपर क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. सो यू कांट गिव दिस आर्ग्यूमेंट.
आपको किसी ने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा है उस जगह पे एनरोल करने के लिए या वहां काम करने के लिए, आपने अप्लाई किया था, आप प्रोसेस पूरा करके गए हो और अब ये आखिरी पड़ाव इंटरव्यू का है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, you come from science, commerce, humanities, engineering, whatsoever your background is, pharma, जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं उसके बारे में समझ आपको होनी चाहिए। वो हार्ड स्किल्स है। अब इस हार्ड स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सब्जेक्टिव नॉलेज हो गया, और क्या क्या हो सकता है, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो आप उस पोजीशन की जानकारी, ठीक है। अगर किसी कंपनी के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट, उसकी डिटेल्स कि भाई कौन कौन लोग हैं, कब स्टैब्लिश हुई, किस फील्ड में काम करते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उस कंपनी के कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, राइट, उनके बारे में जानकारी रखो। तो कंपनी से जुड़ा हुआ, उस इंडस्ट्री से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हार्ड स्किल्स के अंदर आता है। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है कि आपको उसके बारे में कितनी समझ है, राइट। अब जैसे मान लो आप एसएसबी के लिए जा रहे हो तो उनसे जुड़े हुए सवाल वहां पे पूछे जा सकते हैं आपके स्किल्स के अलावा भी, राइट। आर्मी से जुड़े हुए, बटालियन से जुड़े हुए, वो भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। फाइनल पे जब लेवल पे आप जाते हो, क्योंकि एसएसबी तो लंबे समय तक चलता है, पहले ही वो फिल्टर आउट कर देते हैं आपको। तो ये सारी चीजें हार्ड स्किल्स के अंदर आती हैं। और जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल्स में जाहिर तौर पे आपकी जो पीपल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कॉम स्किल्स जो हैं आपकी, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स अगर देखोगे आप तो मतलब मोर और लेस जो है वो तो कॉमन ही रहने वाला है। आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क विद द पीपल ओनली, एंड इफ यू आर गुड एट पीपल स्किल्स दैट इज प्रीटी मच एविडेंट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, राइट फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द रूम, द वे यू ग्रीट द पीपल आउट देयर सिटिंग इन द पैनल, जिस तरह से आप चेयर पे बैठते हैं, बात करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत कुछ आपके बारे में बता जाता है। तो सॉफ्ट स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो तो मोर और लेस लगभग हर तरह के इंटरव्यू में सिमिलर ही है। लेकिन जब हम हार्ड स्किल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है वो अलग अलग हो सकती है आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब आप ये जवाब दे रहे हैं अपने बारे में तो वहां पे जरूर इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि यू आर प्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर पिक्चर। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा। एसके कह रहे हैं 2 बार लिख चुका हूं। एज ए केवी इंटरव्यू व्हेन विल दे आस्क व्हाई यू चूज टीचिंग फील्ड, हाउ विल आई आंसर, प्लीज बता दीजिए। ओके, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स अभी देख रहा हूं। गुड इवनिंग विशाल। देखो ये जैसे सवाल है कि आपने क्यों चुना, तो पहले आप इससे खुद बात पूछो, ये आप खुद से पूछो कि क्यों करना चाहते हो टीचिंग, क्या रीजन है, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट। क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता जिस जवाब को देने के बाद जो सवाल पैदा हो आप उसमें फंस जाएं। ये बहुत बेसिक बात है इंटरव्यू की, और बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि इंटरव्यू इज अ वेरी रिजिड प्रोसेस। इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज द सेट ऑफ द आंसर यू शुड गिव। नो, इंटरव्यूज डू नॉट गो लाइक अ टेम्पलेट थिंग, और वो ही डेंजरस होता है जब आप किसी का रटा रटाया हुआ जवाब देते हैं। तब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही होती कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप जो नहीं हैं वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो बॉडी लैंग्वेज वाली बात है ना, कि अगर आप ईमानदार हो, नेचुरल हो, तो किसी को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, वो सामने वाले को दिख रहा है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन देयर इज अ गैप, लाइक यू आर समथिंग एल्स एंड यू वांट टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ समथिंग एल्स, तब जाके दिक्कत आती है। अदरवाइज वो 3 इडियट्स वाला इंटरव्यू याद है ना, कि सर 2 टांगे तुड़वा के ये एटीट्यूड आया है, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूं, यही तो था डायलॉग। और फिर सीधा जवाब क्या आया था, भैया सैलरी कितना लोगे ये बता दो। तो क्या ये बॉडी लैंग्वेज थी प्रॉपर? क्या आप ऐसे इंटरव्यूअर के साथ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन दिख रहा है कि पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, ये डरा हुआ नहीं है, उसने पूरी कहानी बताई। एकेडमिक्स गड़बड़ था, देखो वो आपको जो सीन है ना 3 इडियट्स का, वो बहुत कुछ सिखा जाता है।
पूरी अंगूठी पहन रखी थी उसने, पूरे में खुद बताया अंगूठियां उतार के आया हूं, ये है वो है, अपनी स्टोरी बताई। दैट स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एकेडमिक्स पे उतनी अच्छी कमांड नहीं रही और जो बहुत बेहतर करके। कल मैं केबीसी देख रहा था क्लासेस लेने के बाद थोड़ी देर डिनर करते हुए, तो एक सज्जन कल वाले में आए थे, कल वाले एपिसोड में, जो आईआरएस थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी है और वो शायद आई थिंक 20,000 पे या 10,000 पे आउट हो गए थे। तो अब कोई ये कहे कि नहीं नहीं वो तो मतलब आईआरएस हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, यूपीएससी वालों को तो सब कुछ पता होता है, हैं वो 10,000 में आउट हो गए, अब हो गए तो हो गए। तो इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने आपकी जिंदगी में कुछ लिख दिया, पीछे की जो जिंदगी है उसके बारे में रोना नहीं है, हमें रोना नहीं है, उसका रोना नहीं रोना, वो जिन परिस्थितियों में हुआ उस चीज को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। इफ यू लुक एट अराउंड द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दे आर ड्रॉप आउट। अमीर लोग जो सबसे टॉप क्लास के लोग हैं, हार्डली ग्रेजुएट, हार्डली ग्रेजुएट। आप चाहे बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले लें, अपने यहां के का एग्जाम्पल ले लें, पेटीएम के फाउंडर का एग्जाम्पल ले लें, सिर्फ ग्रेजुएट हैं। ओयो रूम्स के फाउंडर का ले लें, सिर्फ +2 है। तो ये तो जो आम जनमानस है उसके मन में ठूस ठूस के भरा जाता है, बेटा अभी तो तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ है, क्या करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो तब तो कुछ होगा। तो जिनकी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई भी स्क्रिप्ट की तरह है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ रुकावट आई, जैसे अमरीश ने लिखा, उनके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उनका वो इंसिडेंट एक एक्सीडेंट के रूप में हुआ जिसकी वजह से फिर उनकी नौकरी भी चली गई, गैप भी आ गया। तो अगर वो ये बता रहे हैं एक इंटरव्यू के दौरान, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस दौरान उन्होंने 2 ग्रेजुएशन करी, पहले उन्होंने काम के दौरान जो है, काम करने से पहले करेस्पॉन्डेंस के थ्रू किया। अब उन्होंने लिखा है मैं उनको फोन करके खुद बात कर लूंगा, उन्होंने नंबर भी अपना शेयर किया है, मैं खुद कॉल करूंगा उनको आज शाम को। तो उन्होंने यही पूछा कि सर मुझे ये शर्म आती है बताने में, मैं कैसे बताऊं मेरे 2 ग्रेजुएशन हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, और उसके कारण है कि शुरुआत में आपका इंटरेस्ट था काम को करने में, आपने काम सीखा, तब उतने बड़े होटल में, दिल्ली के एक बड़े होटल में वो काम कर रहे थे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया उन्होंने, और उस दौरान वो करेस्पॉन्डेंस से थे। लेकिन जब प्रॉपर पढ़ाई की उन्होंने तो उनका परसेंटेज ज्यादा था। तो इससे क्या पता लगता है कि ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज क्राफ्ट। वो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते थे, उन्होंने वो चीज सीखी, प्रॉपर तरीके से सीखी, उसमें काम किया, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी नौकरी छूट गई। और अगर अब वो किसी को ये बता रहे हैं तो उनके पास पूरे कारण है, तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप जितने ऑनेस्ट होते हो उतना आपका इंटरव्यू बेहतर जाता है। जहां आपने नाटक करना शुरू किया कि हैं कुछ और, दिखाना कुछ और है, वही काम होता है खराब। और जहां आप रियल हैं, अपनी चीजों को आप रिहर्सल करके जा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं अपने साथ, दुनिया में यार लोग अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि हम अपने को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते। एक बार कर लो एक्सेप्ट, कमियां हैं, एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि एक्सेप्ट करूंगा तभी तो काम करूंगा। हम एक्सेप्ट नहीं करते, छुपाने में एनर्जी ज्यादा लगाते हैं, किसी को पता ना लग जाए। हम एक्सेप्ट नहीं करते, छुपाने में एनर्जी लगाते हैं, किसी को पता न लग जाए। यार किसी को पता न लग जाए, तुमको तो पता है ना, और तुम्हें पता है वही चीज तो तुम्हें खाए जा रही है। पब्लिक स्पीकिंग में या इंटरव्यू में या किसी भी ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हिले हुए हो, तुम्हारा कंटेंट पर तैयारी अच्छा नहीं है, तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, वो चीज तुम्हें अंदर ही अंदर खींच रही होती है, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस कंप्लीटली ऑन द थिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट। जो टास्क आपके हाथ में, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका फोकस ही कहीं और है। तो छुपाना नहीं है हमें, जो भी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके उस पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साहब ये स्किल्स की बात हो गई, तो ये जनरल बातें मैं कर रहा हूं अभी, तो आप जिस भी लेवल पे हैं ये चीजें ध्यान में रखिए। अगर आप क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, मैसेजेस से पता लग रहा है काफी लोग 30+ हैं इस बैच के अंदर, देश भर से, अलग अलग जगहों से। तो अगर आपने जॉब स्विच करनी है, किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप जिस प्रोफाइल पर हैं उसकी जानकारी रखिए पूरी। आपका KRA क्या था वहां पे, आप किसको रिपोर्ट करते थे, कौन आपको रिपोर्ट करता था। और कभी भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो पिछली ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करनी होती, बॉसेस की बुराई नहीं करनी होती। आपने जरूर देखा होगा, अगर आप मान लो अपने डॉक्टर को बदल रहे हो और एक डॉक्टर को छोड़ करके आप दूसरे डॉक्टर पे गए और दूसरे डॉक्टर से पहले वाले डॉक्टर की बुराई कर रहे होते हैं, तो वो कभी सुनता नहीं है आपकी बात, वो अपनी फ्रेटर्निटी की बुराई नहीं सुनते।
वो कहेंगे सब डॉक्टर अच्छे हैं, आपने शायद ढंग से डायग्नोसिस नहीं कराई होगी या कुछ भी इस तरह का। तो ये एक कॉमन सी, लोगों को क्या लगता है कि सामने वाले की चापलूसी कर लो, उसकी तारीफ कर लो, दूसरे वाले की बेइज्जती कर लो, वो खुश हो जाएगा। ये बहुत हल्के लेवल पे चलता है। किसी भी एक फॉर्मल सेटअप के अंदर ये चीजें अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करी जाती, बिकॉज जहां पीछे से तुमने 4 साल बिताए, जिसने तुम्हें ग्रो करने में, डेवलप होने में हेल्प किया, तुम वहां पे छोड़े तो उनको गालियां दे रहे हो। तो जाहिर तौर पे तुम जब ये जगह छोड़ोगे तो फिर भी तुम यही बात करने वाले हो। तो दिस इज समथिंग जो कि बहुत बैड इंप्रेशन छोड़ता है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई, कुछ बातें आएंगी नहीं आई? एसके अपना सवाल का जवाब पहले खुद ढूंढिएगा, वाई टीचिंग। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, ये अपने साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, वीकनेस और अचीवमेंट एंड फेलियर। ये दोनों क्वेश्चंस आपस में जुड़े हुए हैं, और जो लोग इसको जोड़ के बता पाते हैं उनका काम बन जाता है। अब खुद सोचो, आपने जीवन में अगर किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को अचीवमेंट का नाम दिया है, तो जाहिर तौर पे आपकी कोई ऐसी स्किल का वहां इस्तेमाल हुआ है, नॉलेज का इस्तेमाल हुआ है, टैलेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिसने आपको वो अचीवमेंट दिलाई। तो जो भी चीजें आपको अचीवमेंट दिलाने में आपकी हेल्पिंग हैंड हैं, आपको मदद करती हैं, वही क्या हैं? वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये सीधा कनेक्शन है। सो वेन एवर समवन आस्क्स अबाउट माई स्ट्रेंथ, I will talk about those qualities of mine that helped me out in achieving something in my life. अब इसके लिए भी बहुत रिहर्सल करके जाना होता है। अब आपको वहां इंसिडेंट की जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा स्टोरी टेलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। सो आपको उस अचीवमेंट की जानकारी होनी चाहिए कि दिस वाज द सिचुएशन। वही जो मैंने आपको सार मेथड बताया था कि ये सिचुएशन थी, ये परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति थी वहां पे, इस तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर मैंने ये रिस्पांस दिया, ये एक्शन लिया, और इस तरह का रिजल्ट आया जो बहुत अच्छा था, एंड आई कंसीडर दिस इज वन ऑफ माय अचीवमेंट्स। तो वो चीजें आपकी स्ट्रेंथ हैं। और उसी तरीके से आपकी जिंदगी में जो भी असफलताएं रही हैं, हाँ, कुछ बॉन्ड लोग होते हैं, उनको पूछो व्हाट इज योर वीकनेस, ऐसे जवाब देते हैं, आई डोंट थिंक आई हैव एनी वीकनेस। ये लल्लू लाल वाले जवाब बिल्कुल मत देना कहीं, राइट? ये कई बार जो यंग बच्चे बिल्कुल होते हैं ना, फ्रेशर, वो 20-21 साल वाले, जब जिंदगी में हमें लग रहा हो तब मैं तो सब फोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा टाइप, तो उस तरह के कूल बनने के लिए ऐसे जवाब देते हैं, आई डोंट थिंक आई हैव एनी वीकनेस। और ऐसे जवाब सामने वाले को निमंत्रण होते हैं, आ बैल मुझे मार। तो कभी इस तरह के जवाब नहीं देने। जब मैंने कहा था ना कि हाँ और ना वाला जवाब यहां पे सूटेबल नहीं होता। व्हाट इज योर वीकनेस यू थिंक? आई डोंट थिंक आई हैव एनी वीकनेस सर। ये डेंजरस है। फिर वो आपकी बखिया उधेड़नी शुरू करते हैं और एक एक चीजें पूछना शुरू करेंगे। तो फेलियर के अंदर जो जब वीकनेस पूछा जा रहा है, तो आपको अपने उन ट्रेट्स के बारे में बताना है, आपके वो जो लक्षण हैं आपकी पर्सनालिटी के, जो आप पसंद नहीं करते और जिनकी वजह से आपको कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा है। ईमानदारी से इस बात को कहिए। अब जैसे बहुत अच्छी ईमानदारी से जवाब लिखा है एक सज्जन ने, मुझे मैसेज आज ही मिला है, लेट मी सी, आशुतोष जी हैं ये, बिहार से। इन्होंने लिखा है, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट एंड करेंटली परसुइंग माई पीजीडी इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट. I have joined your spoken batch 2 days back. Now I am writing my homework given by you on my biggest fear. Lack of confidence whenever I have to talk in English. चलो ये तो नॉर्मल बात हो गई. The reason behind this is when I have to talk or debate something, I have idea about the topic, but when it comes to talk, I got stuck in forming sentences. My legs got sick, shaking and heartbeat rose up. अगला लिखा है, lack to fulfill my commitment. I always make commitment to accomplish my goal, but fail to do so. I have also subscribed your vocab special batch, but hardly completed 5 sessions before last week. ये लापरवाही की हद है यहां पे हमारे मित्र आशुतोष जी की।
अब आशुतोष अपनी कमी जानते हैं, हम कोर्स देते हैं, कोर्स की वैलिडिटी होती है, अब ये लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी के दिन भी 5 ही सेशन देख पाए, लेकिन ये ईमानदारी है इनकी. But now I have started completing those sessions as well as the spoken course, and I'll study hard to accomplish my goals in life. I would like to thank you for ये सब, for providing content course at such a reasonable fees and all. प्राइस नहीं है बेटा, वो फीस है. फीस और प्राइस में फर्क होता है. तो ये बहुत लोगों की दिक्कत है, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है. इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम. आप जब लापरवाही कर रहे हैं, आपको एहसास भी है कि आप लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं आप, तो ये कौन दूर करेगा? ये आप ही दूर करोगे. और इसके लिए कोई बाहर का मोटिवेशन काम नहीं करने वाला, इसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा. जब अपने आप से ये वादा है कि आज की क्लास, इफ आई एम नॉट एबल टू सी द लाइव क्लास, देन आई ये मैं अपने आप से वादा करता हूं, आई टेक दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट वो मैं रात में सोने से पहले देखने वाला हूं उस वीडियो को, या जब भी आपको मौका मिले. और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. Lot of working people, professionals are enrolled in my batches. So they watch videos, अपने काम के बाद सोने से पहले वो इस तरह से देख लेते हैं वीडियोस. तो ये आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में ना आप कमजोर होते हैं. ये क्यों ये शेकिंग होती है, क्यों ट्रेम्बलिंग होती है, मैंने अभी बताया ना. ये होगी जब आपको अंदर से पता है कि आप कमजोर हैं, आपको जितना काम करना चाहिए आपने नहीं किया है, तो आप क्यों नहीं हिलेंगे? आप वहां तो हिलेंगे ही, क्योंकि आपके अंदर कुछ खाली है और आप उस खाली को आपने भरा नहीं है. उस खाली को भरने का नाटक करना है अब, कि सामने वाले को पता ही ना लग जाए कि मैं खोखला हूं, मैं खाली हूं. तो उस नाटक करने में तो फिर आप जो है वहां पे आप हिलने वाले हो, आप नर्वस होने वाले हो, फिजिटिंग होगी, ट्रेम्बलिंग होगी. दैट इज नेचुरल आउटकम, दैट इज बाउंड टू हैपन बिकॉज यू हैवंट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ. There is a huge gap and you are trying to bridge up that gap by doing something, and that is not going to happen. क्योंकि इंटरव्यू तो अंदर अंदर जो व्यू है आपका, वो अंदर ही घुसने वाले हैं. वो तो सब कुछ तार तार करना होता है उनको. जितनी भी बिल्डिंग आपने बनाई है ना, वो सारी ईंटें धाराशायी करनी होती हैं, और कई बार वो शुरुआती 2 मिनट में ही हो जाती. तो बिल्डिंग सॉलिड बेस पे बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये इन बातों को जरा समझिए. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस एक साथ कनेक्ट कर दिए, राइट. और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्राई टू फिगर आउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस. उसको फिगर आउट करो, राइट. उसको फ्रेम करो प्रॉपर तरीके से जवाब के लिए. ठीक है. अब जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अच्छा, फेलियर के लिए एक बात और ध्यान में रखनी है. ये कई बार ये पूछा जाता है कि लाइक, वो तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया कि व्हेन डिड यू फिगर आउट, व्हेन डिड यू फिगर आउट दैट दिस इज योर अचीवमेंट, राइट. सो अचीवमेंट और फेलियर ये पूछ लेते हैं, वो कब पता लगा. एंड जब आप उसको जान गए, देन व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट. खासतौर से ये फेलियर के लिए पूछा जाता है, व्हाट आर यू, या मतलब वीकनेस के लिए. तो इसको फ्रेम करना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा कि जब तक आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने लिखा है, या इंसिडेंट लिख सकते हो यहां पे, उन इंसिडेंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी कि कब हुआ ये रियलाइजेशन, कैसे मुझे पता लगा कि मेरी ये वीकनेस है, और जिस क्षण मुझे पता लगा उसके बाद से मैंने उसके ऊपर क्या काम किया, और अभी क्या स्टेटस है उसका. ठीक है. तो इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इन इंसिडेंट्स का ध्यान रखना है. आप बता सकते हैं कि आई वाज टू प्रेजेंट अ पेपर इन माय कॉलेज, या कहीं और जाके आपको पेपर कोई प्रेजेंट करना था, और probably that was the first time when you were supposed to involve in a public speaking kind of event, and on that very day I realized that these are my weaknesses, और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया. तो क्या क्या आपकी वीकनेस हैं कि भाई, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आई जनरली जम्बल माई थॉट्स, आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई थॉट्स इन एन ऑर्डरली फैशन, I become absolutely confused, bewildered,
my hand start fidgeting, trembling, leg shaking and all. तो ये सब आपको रियलाइज हुआ उस दिन, और जाहिर तौर पे वो आपकी असफलता थी, और आज आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं ये भी पता लग रहा है अगर आपने कुछ उस तरह से किया हुआ है। जैसे आप देखो करण जौहर के साथ ये घटना थी, उसके स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी उनको बचपन में, एंड करण जौहर ने किस तरीके से अपने आप को एक पब्लिक स्पीकर, एक इंटरव्यूअर, एक एंकर के तौर पे, एक अच्छे स्पीकर के तौर पे कैसे वो लेकर के आए अपने लिए। तो ये रियलाइजेशन है कि भाई बचपन में मैं स्टैमर करता था, या आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, आई वॉज प्रिटी मच इंट्रोवर्ट, एंड टुडे यू आर अ फैंटास्टिक पब्लिक स्पीकर, डिबेटर, या जो भी कुछ है। तो ये दिखाता है कि ये बच्चा रियलाइज किया, और देन they will be interested in knowing your journey, so they can ask you like, when did you realize that this is your weakness, क्या क्या किया आपने, what have you done to what are you doing। अगर वो प्रोसेस चल रहा है, आप अभी उस वीकनेस को ओवरकम नहीं कर पाए हैं, तो ये पूछना भी चाहेंगे कि what is the current status, उस वीकनेस को आप कितने हद तक ओवरकम कर पाए हैं, और कितना टाइम और लगेगा पूरी तरीके से जीतने में उस कमजोरी को। और जब आप इन सवालों को सही तरीके से फ्रेम कर पाते हो कि यस सर, द जर्नी इज ऑन फॉर द लास्ट 4 months, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, एंड आई डू थिंक कि अभी इन लेवल्स पे मैं सही हो गया हूं, और मैंने उसके लिए ये किया। सो जैसे मैंने आपको बताया स्पीकिंग के लिए कि भाई वॉच टेलीविजन टॉक शोज, राइट, particularly for the GD kind of stuff, conversation where there are 2 to 3 people and they are discussing on a particular topic. So you do know that how that process goes on, वो आपको समझ आता है वहां पे। तो ये चीजें आपको ध्यान में वहां पे रखनी है, राइट। तो मैंने ये देखा, ये प्रोग्राम्स देखे। सर देयर वाज अ शो ऑन राज्यसभा टीवी विद द नेम बिग पिक्चर, एंड आई हैव फॉलोड दैट शो फॉर द लास्ट 2 months, and I have jotted down points what each of the speakers made in that particular show. I tried to summarize that particular article, those sessions, और मेरे पास एक अच्छा नोट प्रिपेयर हो गया, and that helped me out a lot in creating content, in delivery of the content. If I'm going to support someone, what kind of phrase I can use. If I'm going to contradict someone, what kind of phrase I'm going to use. If I'm going to summarize the whole discussion, what kind of phrase I should use. If I'm going to thank all the people who participated in that event, what kind of sentences, phrases, structures I can use. I got to learn a lot. I observed the body language of the people as well, right? If they are trying to support someone's perspective, how do they approach? If they want to contradict someone's perspective, how do they approach? So ये सामने वाले को लगेगा यस, इस बंदे ने काम किया है अपने ऊपर। मेरा एक मुखर्जी नगर का ही ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, हरियाणा से थे। ही वॉज द फर्स्ट जनरेशन जो +2 के बाद पढ़ पाए थे, घर में बिजनेस का माहौल था, एंड ही वॉज इन माई ऑफलाइन बैच, इंग्लिश स्पेशल का जो नॉर्मल बैच आता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट मैंने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए बात कही पूरे क्लास में, बट ही वॉज द ओनली स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर बैच हु वॉच द शो, और वो 2-2, 2.5 पेज की पूरी समरी लिख के ले आता था वो। और उस बच्चे का आई थिंक पहले अटेम्प्ट में नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में हो गया था सीडीएस के लिए। तो ये, और वो नोट बना के लाता था, मुझे दिखाता भी था कि सर देखो मैंने जो समराइज किया है ये सही है या नहीं सही है। और मैंने कहा भी कि जब आप टेलीविजन पे या यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब पे तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, टेलीविजन में एक फ्लो पे जाता है। सो व्हाइल यू आर वाचिंग दैट प्रोग्राम, मेक अ नोट of main points what each of the speakers is making in that particular talk show, right? And after that do write a paragraph on each of the points what you have noted down. So मान लो उसने 5 points लिखे, और 5 points को लिखने में 2 से 2.5 पेज उसके पास हो जाते थे लिखने के लिए। And this exercise helped him a lot in terms of content, in terms of listening power, in terms of processing ability of the mind, because there are 5 people discussing on a particular topic for 30 minutes. Your processing ability should be great so that you could process all the information. So primarily you need to jot down certain points, and those points would help you out in thinking about the big picture. तो ये सब चीजें आपकी दिमागी ताकत बढ़ती है। और जब आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं या किसी भी इस तरह के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये हर जगह पे दिमागी ताकत चेक होती है। ये क्यों पिक्चर दिखा करके कहानी लिखाते हैं या 60 शब्द दे करके आपसे कहते हैं सेंटेंसेस बनाओ कम टाइम में, बिकॉज
दिमाग प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता, वही तो चेक करना है. यू आर एन आर्मी ऑफिसर, आर गोइंग टू बी एन आर्मी ऑफिसर. You never know what kind of situation you are going to face. So someone who is trained in a certain thing will not be of much help. Trained दिमाग एक खास परिस्थिति के लिए ट्रेन होता है, लेकिन वहां पे आर्मी पर्सनल के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए, खास तौर से युद्ध वाली परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे मौके आने वाले हैं जिसके लिए, जो उनके लिए शायद नए होंगे, और उस सिचुएशन में दे आर सपोज टू मेक राइट डिसीजंस. And for that, they need to have a solid mind, a sound mind, a mind which has presence, a mind which can think in here and now terms. Here means at that place, and now is that moment. And that is why they test you rigorously. एक particular setup के अंदर वो pressure डालते हैं आपके दिमाग में. तो इन चीजों को आपको समझना है. तो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा आप जो भी अपने स्ट्रेंथ में बता रहे हैं उसके कारण आपके पास होने चाहिए. जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप आपने बोल दिया, या ऑनेस्टी बोल दी, या भारी भारी शब्द इस्तेमाल कर लिए, तो रादर देन इन भारी शब्दों के इस्तेमाल के, ट्राई टू फिगर आउट द इंसिडेंट्स जो आपके जीवन में घटित हुए हैं, और उनका एग्जाम्पल आप लेकर के बताएंगे तो बेहतर होगा. और यही तरीका है आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस और अचीवमेंट और फेलियर को कनेक्ट करने का. मैं बोल बोल के थक गया. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी. कॉन्टिन्यूअस स्पीकिंग जो आज डिस्कस हुआ है बस इसी पे. रवि, प्राइज नहीं होता, प्राइज पुरस्कार होता है, प्राइस कीमत होती है, PRICE. तो मैं जो आपको कर रहा हूं ये सर्विस है, तो सर्विसेज की फीस होती है. हम प्रोफेशनल्स हैं, मैं प्रोफेशनल हूं, मेरी फीस होगी, मेरी प्राइस नहीं होगी. मैं कोई कमोडिटी नहीं हूं. सर थोड़ा पानी पी लीजिए. चलिए जी, मयंक ने याद दिला लिया तो मैं पी लेता हूं. सर योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अमरीश. मैं आपसे बात करूंगा अमरीश. आई हैव सेव्ड योर नंबर. ठीक है, जिंदगी में जो लोग वॉरियर्स हैं ना, रियल लोग, ओरिजिनल लोग, उनको किसी चीज की परवाह नहीं करनी होती. उनको आंसर फ्रेम करने की जरूरत नहीं है. उनका रोम रोम, रग रग जिसे कहते हैं, अंग अंग बयां कर रहा है कि तुम क्या हो. दिक्कत सिर्फ है नकली लोगों को इंटरव्यू जैसी चीजों से डरने के लिए. और कल हमने एक बात यहां पे की थी, दैट यू आर द ड्राइवर ऑफ द प्रोसेस. डेफिनेटली इंटरव्यू में यू आर द ड्राइवर ऑफ द प्रोसेस. आप जिधर चाहें, मैंने आपको कहा था कि आप गाड़ी उधर ले जाएं जिधर चलाना आपको अच्छा आता हो, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी समझना है कि जो सामने पैनल बैठा है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं. दे आर लर्नेड पीपल. उसमें सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस होता है. बहुत सारे लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहां पे, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो पैनल में बैठते हैं. तो हमें कभी ये नहीं समझना कि वो लल्लू लाल है, वो बेवकूफ है, एंड आई एम द ड्राइवर ऑफ द प्रोसेस. आफ्टर सम टाइम दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम उधर ले जाना चाहते हो. तो हर चीज को मॉडरेशन में रखना है, कहीं भी एक्सट्रीम नहीं होना. Absolutely, Prem. You have to support your answers with an incident. Otherwise, there is no value of your answer. That is just a trap. अगर आप कभी भी कोई भी चीज ना जस्ट शब्द में बोल दिया, what is your strength? Punctuality, honesty, I'm a hard working guy. ये सब डेंजरस है. ये सब डेंजरस है. तो वहां पे थोड़ा सा मतलब आपने इंसिडेंट्स के साथ वो बातें करनी है. Shivam saying, I listened to talks, but I could not retain all those points that I listened. Shivam, you are supposed to make notes, right? Do not watch those programs on television. YouTube पे देख लो, हर एक चैनल, राज्यसभा टीवी का भी चैनल है, वहां पे आप रोक करके देख सकते हैं. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए. Sir, when I listen to the big picture, so I only focus on sentence structure, and in that time I forget about the idea and thought they are speaking, and then I analyze myself कि मुझे ideas पे ज़्यादा focus करना चाहिए.
बट नॉनदलेस मैं सेंटेंस पे कर रही हूँ। आशा ठीक है, धीरे धीरे सभी चीजों पे फोकस करना सीख पाओगे आप। अंजलि इज आस्किंग सर, व्हेन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस इज आस्क्ड देन वी शुड नॉट ट्राई टू convey our answer in one word only, because there are a lot of questions which can be asked in front from one word. Absolutely Anjali, and that's why I said कि हमेशा कभी भी बिग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो, राइट? आप वहां पे इंसिडेंट्स पहले बताएं और फिर आप कहें कि सर आई थिंक दैट I did realize from this incident or this experience that I have these skills. I have these skills. तो इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। अभी कोई कौन सा इंसिडेंट था, कई बार इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, जैसे फराह खान के करियर से रिलेटेड भी था ये, कि एक बार सरोज खान नहीं थी जो कोरियोग्राफर थी उस समय, और वो असिस्टेंट थी फराह खान, और उनको डायरेक्टर ने पूछा कि तुम नहीं कर सकती ये, और उन्होंने कर दिया। और वो गाना कौन सा था, जो जीता वही सिकंदर का गाना था, पहला नशा वाला, जिसमें स्लो मोशन डांस था। तो ये चीज एक्सीडेंट से हुई ना, ये एक्सीडेंट से हुई। अगर वो कोरियोग्राफर मौजूद रहती, अगर जो मेन कोरियोग्राफर थी वो मौजूद रहती, और डायरेक्टर भी ऐसा नहीं रहा होता जिसने असेस किया होता कि इस लड़की के अंदर काबिलियत है, ये सिर्फ असिस्टेंट बनने के लिए नहीं आई है, तो उसने उस मौके का फायदा उठाया, मैं आपको अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा हूं इसलिए कि शायद आप कनेक्ट कर पाए। सो व्हेन आई जॉइन टाइम, आई वाज डेफिनेटली प्रिटी यंग एट दैट मोमेंट। सो जो हमारे चीफ नॉलेज एक्सपर्ट थे, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज नो मोर। तो 26 जनवरी को छुट्टी थी, 27 जनवरी को सेशन था उनका शिवाजी कॉलेज में, व्हाई द पेट्रोलियम प्राइसेस डिक्लाइंड अक्रॉस द ग्लोब। And it was hardly 2 months I joined that organization. And he said to me कि सत्येंद्र, आई फील कि आप ये सेशन अच्छे से कर सकते हो, मुझे कल कोई मीटिंग है या कहीं जाना है, आई एम बिजी, और आप ये सेशन अच्छे से कर सकते हैं, ये स्लाइड्स हैं, ये नो आप लिटरेचर है, इनको पढ़ें, रिसर्च करें, और कल ये आपको सेशन देने जाना है। अब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी वो, कि मुझसे जो 15 साल सीनियर हैं, जो चीफ नॉलेज एक्सपर्ट हैं, वो 2 साल के एक फ्रेशर लड़के को अपने जो सेशन उन्हें लेने जाना है वो लेने के लिए भेज रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे क्लास में सेशंस लेते हुए ऑब्जर्व किया। उन्होंने मुझे पास में आकर कहा कि आई सॉ योर क्लास इन नोएडा सेंटर एंड इन साउथ दिल्ली सेंटर, एंड यू वर फिनोमिनल इन दैट सेंटर, सो आई डू फील कि आप अच्छा कर लोगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि सामने वाला असेस कर पाए। अब उन्होंने किया, मैं वहां सेशन दिया, वो सेशन हिट हो गया, और वो कॉलेज दूसरा सेशन दे दिया मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, जबकि ऐसा जनरली नहीं होता है। मार्केटिंग वाले जाते हैं, वो कॉलेज से बात करते हैं, टीम से, और फिर जाके ये चीजें होती हैं, और फिर उसके बाद मुझे सेशन पे सेशन मिलते चले गए। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को भुनाया, कैपिटलाइज करना जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से आपने अपने इंसिडेंट्स को शेयर करना है, जो आपके इंसिडेंट्स हैं, पर्सनल है, और आप अपनी जिंदगियों में देखोगे तो भरपूर मिलेगा। तुम अपने किसी दोस्त के साथ कुछ किया होगा, दोस्त की फैमिली के लिए कुछ किया होगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ किया होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू पिक सम इंस्टेंसेस, राइट? अमरीश सिंह, आई एम बिजी इन इंग्लिश बट आई फील आई एम एम्प्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश सर। अमरीश, नथिंग टू वरी माय फ्रेंड। बहुत सारे लोग पीजी इंग्लिश में मेरे बैचेस में पढ़े। एक और मैडम थी 2 साल पहले, मुझे शायद नाम भूल रहा है अभी, उन्होंने भी कुछ ऐसी बड़ी लंबी बात लिखी थी। तो यहाँ पे आप एक अलग चीज सीखते हैं, ये स्किल से जुड़ी हुई क्लासेस होती हैं। Satyaprakash saying, being a vice president of Career, it's not easy to handle, but the way you treat every person, every student, that's not easy, because, and then you can guide so well like a professional that describes that you are not a simple man, you are a self as a creator, because you know very corner a problem that the normal student face. Thank you Satyaprakash, आपका मैसेज बहुत लंबा है, नीचे चला गया। When I know myself, I found creativity. I am writing poem and story. What is my strengths? What these things in interview I can speak? गौतम साहब ये कह रहे हैं। तो गौतम, आप पोएट्री लिखते हैं, आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, मतलब आप विजन में बहुत अच्छे हैं। आप पूछ रहे हैं ना क्या स्ट्रेंथ बताता है ये? समवन हु इज गुड इन इमेजिनेशन, जो इमेजिन कर सकता है चीजों को, जो रियलाइज कर सकता है। तो आपकी स्किल्स ये बताती हैं कि आप एक सब्जेक्टिव इंसान हैं। और गौतम, अगर मैं सही पकड़ रहा हूं तो आप इमोशनल भी ज्यादा हैं, हाँ या ना? आप इमोशनल भी ज्यादा हैं।
अगर मैं सही पकड़ रहा हूं तो शायद आप लोगों से उतना खुल के बात नहीं करते, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। गौतम बताना मैं ठीक ठीक बातें भविष्यवाणी कर रहा हूं कि नहीं आपके बारे में। प्रेम इज आस्किंग, आरदीप इज आस्किंग हाउ स्पीकिंग स्किल्स डेवलपमेंट। बेटा ये पूरा सेशन ही उसके ऊपर है। अभी हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, स्पीकिंग के बारे में पूरी बात हुई है, आगे भी होती रहेगी। अगर आपने अर्दीप बाद में कोर्स ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं शुरू के वीडियोस। Amit is saying, sir, I feel that I'm comfortable in Hindi, so how I will request them to continue the interview in Hindi? I'll speak in English. I'm asking the question to know how I'll request them. Amit, that's language is sometimes a question कि मैं किस में बात करूं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि if you are not comfortable in English, you can ask them कि भाई अगर वो इंग्लिश मतलब मैंडेटरी नहीं है वहां पे तो आप बात कर सकते हैं हिंदी में, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर जब इंग्लिश में बात करें से मुझे कई बार इंग्लिश और हिंदी में दोनों बोलता हूं आपके लिए। So while I'm speaking in English, I do speak in English only. My pronunciation, diction, intonation, everything is in English as per the proper standard English. So that should happen out there. It's not like that while you are speaking English and you are falling short of word, then you use Hindi. That reflects a negative impression of yours. तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलते बोलते अटक गए तो हिंदी का सहारा ले लिया। अब मान लो कोई बात हिंदी में ही मैं अच्छे तरह से कह सकता हूं या संस्कृत में कह सकता हूं, उर्दू में कह सकता हूं, एंड आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो जब मैं वो आई एम टेकिंग दोज एग्जांपल्स आई कैन डेफिनेटली स्पीक, राइट? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर, यू आर राइट। देखो गौतम, भविष्यवाणी भी हो गई भाई ना तुमसे मुलाकात, बस तुम्हारे कमेंट से मैंने तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बता दिया। तो बिना मिले जब मैं इतना बता सकता हूं आपके बारे में, तो एक बार मुलाकात हो जाएगी तो कितना आपको बता दूंगा मैं, अभी समझ लो आप। और ऐसे हर एक इंटरव्यूअर जो जैसे मैंने कहा ना कि जो लोग सामने बैठे होते हैं वो डिसेंट लोग होते हैं, उनका अपने क्राफ्ट पे कमांड होता है। और मेरा तो खैर जीवन पूरी तरीके से ह्यूमन लाइफ, माइंड, जीवन पे ही समर्पित है। सो आई एम अ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल। I love to help out the people and organizations in realizing their potential. So I'm really passionate about people. I'm really passionate about individual. And that is why I make these kinds of connection what Satyaprakash mentioned in the comment. That you do understand the problems of, even जो मेरे so called motivational videos कहते हैं वो भी लॉजिक के साथ होते हैं। और मैं वो सीरीज शुरू करने वाला हूँ, हर सैटरडे आई विल कम अप विद समथिंग और अदर सो दैट कि आप उससे कनेक्ट कर सकें। अंजलि इज सेइंग सर टुडे आई केम टू नो अबाउट माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बेटा मैं ये सब जरूर लेके आऊंगा आगे भी ना, बहुत कम फीस में, जहां आप मुझसे इंडिविजुअल बात कर सकेंगे, और जाहिर तौर वो बैच लिमिटेड होगा। नेक्स्ट मंथ मैं शुरू कर रहा हूं, एंड बिलीव मी वो जो इंटरेक्शन मेरे साथ आपका होने वाला है दैट वुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल इन मेनी वेज। मैं तो बिना फीस के भी बच्चों से बात कर लेता हूँ, सिलेक्शन वाले। अब वो कल जल्दी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा शिवम का। उसने जब मुझे कॉल किया, बताया, मुझे याद था मैंने 15-20 मिनट बात करी होगी, उसने कहा सर नहीं हमारी बात 45 मिनट हुई थी। तो इंटरव्यू से पहले मैंने उससे बातचीत की थी। तो ये जब तक आप जानोगे नहीं, मैं ऐसे नहीं तुम्हें जवाब दे सकता बेटा ये बता देना अपनी स्ट्रेंथ, ये बता देना वीकनेस। मैं साइन समझा सकता हूं कि क्यों स्ट्रेंथ है, क्यों वीकनेस है। स्ट्रेंथ बताना है तो कैसे बताना है, उसको अचीवमेंट के साथ कनेक्ट करके बताना है। और अचीवमेंट की क्या परिभाषा है तुम्हारे दिमाग में, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मेरे लिए अचीवमेंट ये है, जो मैसेजेस मैं यहां पे देखता हूं वो मेरे लिए अचीवमेंट है। तो कहने का मतलब कि अचीवमेंट की परिभाषा, अब तुम्हारे पास बारोड डेफिनेशन है अचीवमेंट की। इफ यू फील दैट डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज इज एन अचीवमेंट, or this kind of job is an achievement, or this kind of lifestyle is an achievement, this car is achievement, this flat is achievement, वो फिर दिक्कत वाली बात है। वो बता रहा है कि तुम्हारे पास borrowed identity है, दिस इज द अचीवमेंट। मतलब कोई एक्टर है, उसका कोई सीन अच्छा हो जाए उसको चैन से नींद आती है। हमारा सेशन है, आई वॉज हियर फॉर द मीटिंग इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 4 hours आई वॉज डूइंग सम ब्रेन स्टॉर्मिंग, और मुझे पता था कि मैं घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम से और आपका सेशन, तो मैंने यहां पे सेशन शेड्यूल कर दिया। बट अगेन फॉर द लास्ट 1 hour आई एम कॉन्टिन्यूअसली स्पीकिंग एंड आई एम स्पीकिंग पैशनेटली बिकॉज आई लव दिस थिंग एंड दिस इज द अचीवमेंट। तो वही बात है कि आपने किस परिस्थिति में क्या किया और उस चीज ने क्या असर डाला, वो तब अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट सिर्फ खुद की कमाई नहीं होती। As an individual, we have this ability to touch as many lives as possible. And if you did something जिससे आपने लोगों की जिंदगियों को टच किया, किसी की जीवन में वैल्यू एडिशन हुआ, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ, आपके लिए वो सब अचीवमेंट है।
बिल्कुल सुमित, किताबों के बारे में मैं बात करूंगा। अभी देखो इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हैं, इट्स अ बिग टॉपिक, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे इतना डिटेल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर, बट मैं फिर भी कर जा रहा हूं। पहला बैच है। ओम प्रकाश सिंह सर, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल बट नॉट स्पीक, व्हाट शुड आई डू? बेटा वो सभी की दिक्कत है, जितने लोग इस क्लास में सब अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, सबको बोलने में ही दिक्कत है। तो बोलने के लिए दिक्कत के लिए सुनना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सुनोगे जबान से वैसे ही निकलेगा, और जो सुन रहे हो उसको निकालना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुनने से बोलना सही हो जाएगा। वॉट एवर यू आर लिसनिंग यू नीड टू इमिटेट दैट। अब आप कोरियोग्राफर बोल रहे हो या कोरियोग्राफर बोल रहे हो, इस बात को ऑब्जर्व करना है आपने। आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं या डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना है। सो यू आर वॉचिंग अ टॉक शो एंड द एंकर इज सेइंग डेवलपमेंट, सो यू नीड टू इमिटेट दैट डेवलपमेंट। हो सकता है बचपन से तुम डेवलपमेंट बोलते आए हो, तो ये चीजें ऑब्जर्व, मैं वही कहा, लिसनिंग एंड इमिटेशन, दैट विल हेल्प यू आउट इन स्पीकिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश। Record a talk show for 5 minutes, listen to that, and then try to speak that particular information in your own language. Observe that, what kind of mistakes you are committing, right? शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से शुरू होती है। मैंने कहा भी था आपसे कि बात आप उन चीजों के बारे में करना शुरू करें जो आपको आता है, जिसके बारे में आप जानते हैं, उन चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में उतना दिमाग न लगाना पड़े। ये बैच आगे निकल चुका है काफी, पहले हमने पूरा फोकस स्पीकिंग के ऊपर रखा, उसके बाद जो अगला पड़ाव था वो कंटेंट क्रिएशन का था, राइट? अब हम जाकर के इंटरव्यू पे पहुंचे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो हूसोएवर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों ऑन रखा, शायद बच्चों की डिमांड बढ़ रही होगी इसलिए, अदरवाइज एडमिशन क्लोज कर देना चाहिए था, क्योंकि फिर कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। तो पीछे ये सारा ज्ञान हमने डिस्कस किया है, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट, वॉच दोज वीडियोस, राइट? आज एडमिशन में बोल के क्लोज करा देता हूँ कि भाई अब अगला बैच आएगा, उसमें एडमिशन लेंगे बच्चे। एंड थैंक यू पीपल, बिकॉज आप लोगों के रिकमेंडेशन पे ही नए लोग इस बैच में जुड़े हैं, लेकिन अब क्या है, कोर्स आगे निकल चुका है, तो फिर वो कनेक्शन बिल्ड करने में दिक्कत होगी। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। मैं भी इसका फोटो यहाँ पे ले लूंगा कि क्या कितना मैंने डिस्कस किया है, कल इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।